आज का हमारा टॉपिक है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। आज हम डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि डीएनए जनरली डबल स्टैंडर्ड होता है, जिसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के जो स्टैंड होते हैं वो एंटी पैरेलल अरेंज होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का जो मॉडल है इसको सबसे पहले किसने दिया। तो यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम आएगा। तो साइंटिस्ट का नाम क्या आ जाएगा, यहाँ पर जेम्स वाटसन आ जाएंगे। जेम्स वाटसन एंड कौन से साइंटिस्ट हो जाएंगे, फ्रांसिस क्रिक हो जाएंगे। फ्रांसिस क्रिक हो जाएंगे। तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक इन्होंने जो है किस सन में दिया था, तो इन 1953 ईस्वी में 1953 में डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है ये दिया गया था। और कौन सा डीएनए था जिसको इन्होंने प्रपोज किया था, तो वो डीएनए था कौन सा, बी डीएनए। वो कौन सा डीएनए था, तो यहाँ पे बी डीएनए था। वो बी डीएनए को जो है प्रपोज किया गया था वाटसन और क्रिक के द्वारा। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। उसके बाद फिर देखते हैं कि इन्होंने ये जो मॉडल दिया था डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का, ये मॉडल एक डाटा पर बेस्ड था। और जो डाटा अलग वैज्ञानिकों ने, और जो था एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा, यानी ये जो मॉडल है वो किस पर बेस्ड है, तो दिस मॉडल वाज बेस्ड ऑन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा। एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा यहाँ पे एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा पर बेस्ड है। और ये जो एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा है ये किसके द्वारा दिया गया था, तो यहाँ पे देने वाले साइंटिस्ट का नाम कौन से होंगे यहाँ पे, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे मॉरिस विल्किंस हो जाएंगे। मॉरिस विल्किंस हो जाएंगे। और कौन हो जाएंगे इसमें, रोजालिंड फ्रैंकलिन। एंड कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पे रोजालिंड फ्रैंकलिन हो जाएंगे। तो रोजालिंड फ्रैंकलिन। अब ये इन दोनों वैज्ञानिकों ने डीएनए का एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा प्रपोज किया, और जिस डाटा के आधार पर डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया वाटसन एंड क्रिक के द्वारा 1953 ईस्वी में। तो इस चीज़ को आपको ऐसे समझना है। अब देखेंगे यहाँ पे कि ये जो डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है इसका सलाइन फीचर क्या है। बात करते हैं यहाँ पे किसका, सलाइन फीचर का। सलाइन फीचर की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कि डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए क्या होता है, तो वो डबल स्टैंडर्ड होता है। तो डीएनए डबल स्टैंडर्ड, ये तो सबको पता है। लगभग सभी प्रकार के ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डीएनए पाया जाता है वो सब क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर, जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, जैसे 5X174 बैक्टीरियोफेज है उसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। तो कुछ एक्सेप्शन को अगर छोड़ दिया जाए तो अधिकांश जो ऑर्गेनिज्म है उनके सेल में डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही पाया जाता है। तो ये पहला सलाइन फीचर हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं सलाइन फीचर को। बी डीएनए दिया गया था, ये राइट हैंडेड होगा, यानी जो कॉइलिंग होगी वो राइट हैंडेड होगी। और ये डबल हेलिक्स होते हैं, यानी दो इसमें स्टैंड होगा। बोथ स्टैंड आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड एंटी पैरेलल। जो दोनों स्टैंड होंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब एक दूसरे के पूरक होंगे। और एंटी पैरेलल होंगे, मतलब अगर एक स्टैंड का डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा तो दूसरे का क्या हो जाएगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो जाएगा। तो इस तरह से ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन एंटी पैरेलल हो जाता है।
अब हम बात करते हैं बोथ स्टैंड्स आर ट्रांसवर्सली कनेक्टेड बाई हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये जो दोनों स्टैंड्स हैं ये ट्रांसवर्सली किसके द्वारा कनेक्ट होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। डायमीटर देखेंगे BDNA का तो ये 20 एंगस्ट्रॉम यानी 2 nm होगा, और लेंथ अगर देखें हम एक टर्न का तो यहाँ पे 34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा या फिर 3.4 नैनोमीटर हो जाएगा। द टोटल बेस पेयर इन ए कंप्लीट टर्न इज 10 बेस पेयर, यानी एक टर्न में बेस पेयर की संख्या कितनी होगी, 10 हो जाएगी। द डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर इज 3.4 एंगस्ट्रॉम, ORR 0.34 nm हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम समझते क्या हैं, जैसे मान लो कि ये जो है यहीं पे हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम इसको ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ ऐसे मिलेगा, जैसे यहाँ पे हो गया ये शुगर, यहाँ पे क्या हो गया, ये शुगर हो गया, ऐसे ये हो गया शुगर। ऊपर की तरफ यहाँ 5वें कार्बन से क्या जोड़ देना है, इसमें फॉस्फेट जोड़ देना है, यहाँ फॉस्फेट जोड़ देना है। ऐसे नीचे की तरफ भी यहाँ पर क्या जोड़ देना है, तो यहाँ पे फॉस्फेट जोड़ देना है। और बात करें यहाँ पर अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ यहाँ पर कोई नाइट्रोजनस बेस जोड़ देना है, इस तरह से। ऐसे फिर बात करते हैं यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ये शुगर मिल जाएगा ऐसे। तो शुगर में यहाँ पर ऊपर की तरफ 5वें कार्बन से क्या जुड़ेगा, फॉस्फेट, और नीचे की तरफ फिर क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पर फॉस्फेट जुड़ जाएगा। और फिर अंदर की तरफ यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, तो कोई जो है नाइट्रोजनस बेस जुड़ जाएगा। इस तरह से पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन DNA में होता है। तो ऐसे ये जुड़ता जाएगा। नीचे फिर देखेंगे, यहाँ पे नीचे फिर आप देखेंगे तो फिर यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, तो फिर यहाँ पे आपको जो है ऐसे शुगर मिल जाएगा। यहाँ देखेंगे 5वें कार्बन से फॉस्फेट जुड़ जाएगा, यहाँ तीसरे कार्बन से नीचे की तरफ क्या जुड़ जाएगा, फॉस्फेट जुड़ जाएगा। और अंदर की तरफ यहाँ पर पहले कार्बन से यहाँ पर कोई N2 बेस जुड़ जाएगा। अब ये क्या बन गया, यहाँ पर पूरा ये चेन बनता जा रहा है, पूरा ये क्या बनता जाएगा, ये चेन बनता जा रहा है। हाँ, इस चीज़ को आपको ऐसे समझना है। देखिए अब ये चेन एक स्टैंड बन गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक स्टैंड में यहाँ पे शुगर में ऊपर की तरफ जो है फॉस्फेट 5वें कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ऊपर वाला जो सिरा है वो कौन सा इंड हो जाएगा, 5' इंड हो जाएगा। और नीचे की तरफ शुगर से फॉस्फेट तीसरे कार्बन से जुड़ा है, इसलिए नीचे वाला सिरा क्या हो जाएगा, 3' हो जाएगा। अब ऐसे ही आप देखेंगे इसके बगल में दूसरा स्टैंड भी होगा। अब दूसरे स्टैंड की बात करेंगे यहाँ पे, तो ये कुछ ऐसे बनेगा। देखिए यहाँ पे ऐसे ये उल्टा बन जाएगा, और इसके सामने एडेनिन के सामने यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ जाएगा थाइमीन आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, थाइमीन आ जाएगा। और फिर देखेंगे यहाँ पे ये तीसरे कार्बन से यहाँ पे क्या जोड़ देते हैं, फॉस्फेट जोड़ देते हैं ऊपर की तरफ, और 5वें कार्बन से यहाँ पर क्या जोड़ देते हैं, फॉस्फेट नीचे की तरफ। तो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद ऐसे ही नीचे और बनता जाएगा, नीचे और भी बनता जाएगा। कैसे देखेंगे यहाँ पे, देखो फिर हम शुगर बनाते हैं यहाँ पे, ऐसे उल्टा बनाएंगे इसको इस तरह से, ऐसे ये हो गया। अब हम बात करते हैं इसमें क्या, देखो पहले कार्बन से यहाँ इसके सामने क्या जोड़ देते हैं, एडिनिन जोड़ देते हैं, ऐसे एडिनिन जोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ जो है तीसरे कार्बन से क्या जोड़ देते हैं, फॉस्फेट, और यहाँ 5वें कार्बन से नीचे की तरफ क्या जोड़ देते हैं, फॉस्फेट जोड़ देते हैं, इस तरह से। उसके बाद फिर देखेंगे अगला स्टैंड, मतलब अगला जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा वो यहाँ पे फिर ऐसे आपको मिल जाएगा, ये ऐसे। ये हो गया शुगर। शुगर से यहाँ पे आप देखेंगे तीसरे कार्बन से फॉस्फेट जुड़ेगा, और यहाँ इसके सामने क्या रहेगा, यहाँ इसके सामने जो है हो जाएगा क्या, सी, यहाँ क्या हो जाएगा, साइटोसिन हो जाएगा, साइटोसिन हो जाएगा। इस तरह से ये जुड़ गया। अब फिर देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे यहाँ इसके 5वें कार्बन से यहाँ पर नीचे फिर क्या जुड़ जाएगा, फॉस्फेट। अब आप देखेंगे क्या कि इसमें 2 स्टैंड बन गया। कितना स्टैंड बन गया यहाँ पर, 2 स्टैंड। अब देखेंगे यहाँ पे कि ऊपर वाला जो ये वाला स्टैंड, ये ऊपर 3' इंड हो जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, 5' इंड हो जाएगा। अब यहाँ पर DNA का आपको दोनों स्टैंड दिख रहा है, और दोनों स्टैंड एंटी पैरेलल होगा और एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट, मतलब एडेनिन के सामने हमेशा थाइमीन होगा, थाइमीन के सामने
एडेनिन और ग्वानिन के सामने साइटोसिन। इस तरह से ये कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में होंगे। अब देखेंगे यहाँ पे कि ट्रांसवर्सली ये जो बेसेस होंगे दोनों स्टैंड के, उनके बीच में यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ पर एडेनिन और थायमिन के बीच में यहाँ पर डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे एडेनिन और थायमिन के बीच में क्या बनेगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो इस तरह से ये डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं कि ये जो दोनों स्टैंड होते हैं इनमें कॉइलिंग पाई जाती है। कॉइलिंग कैसे होगी, आप देखो ये दोनों स्टैंड आपको समझ में आना चाहिए। पहले वाला ऊपर का सिरा ये 5 प्राइम है, नीचे का 3 प्राइम है, और दूसरे में 3 प्राइम ऊपर है और 5 प्राइम नीचे है। तो इस तरह से ये स्टैंड बन जाता है। अब हम बात करते हैं इसमें बाकी बॉन्ड। तो आप जानते हैं कि स्टैंड जो बनेगा वो सुगर फास्फेट का स्टैंड बनेगा जो बैकबोन बनाता है, और जो बेसेस हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, बेसेस और शुगर के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, बाकी फास्फेट और शुगर के बीच में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। ये सारी चीज़ें हम इसके पिछले वीडियो में हमने क्लियर कर दिया था। चलिए उसके बाद हम देखते हैं इसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स में। देखिए अब हम बात करते हैं कि ये जो डीएनए बनेगा, ये दोनों स्टैंड ये कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे कुछ इस तरह से ये डीएनए बनेगा, ऐसे स्टैंड बनेगा। एक स्टैंड ये हो गया, उसके बाद दूसरा स्टैंड इसके बगल में आपको मिल जाएगा इस तरह से। तो ये क्या हो गया, अगर हम देखेंगे यहाँ पे, हाँ एक सिरा अगर जो है यहाँ पर एक स्टैंड का अगर ये 5 प्राइम है तो दूसरा क्या रहेगा 3 प्राइम, और इधर वाला अगर ये 5 प्राइम है तो इधर वाला क्या रहेगा 3 प्राइम रहेगा। तो इस तरह से ये डीएनए का 2 स्टैंड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर इसका हम डायमीटर देखें, डायमीटर मतलब क्या हो जाएगा, इसका व्यास मतलब चौड़ाई की बात करें तो इसमें चौड़ाई इसकी कितनी होगी, 20 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी, या फिर इसको किस नाम से जानते हैं 2 nm भी कहेंगे, 2 नैनोमीटर, तो 2 nm भी कहेंगे, ये व्यास हो जाएगा इसका। उसके बाद देखेंगे एक कॉइल की लंबाई देखते हैं, मतलब यहाँ से ले जा करके फिर यहाँ तक, मतलब यहाँ से ले करके और यहाँ तक एक कॉइल हो जाता है, एक घुमाव हो जाता है, एक टर्न हो जाता है, और एक टर्न की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे 34 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। ORR इसको क्या कहते हैं 3.4 nm कहेंगे, 3.4 nm कहा जाएगा। तो ये 1 टर्न की क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर क्या, इनके बीच में ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो बेस पेयर के बीच में होगा, ऐसे बेस पेयर के बीच में होता है इस तरह से। और यहाँ पे 2 बेस पेयर या 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की अगर हम दूरी देखें या डिस्टेंस देखते हैं, मतलब ये, तो ये कितना हो जाता है, तो ये 3.4 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। यानी 2 बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 3.4 एंगस्ट्रॉम। ORR इसको क्या बोलेंगे 0.34 nm बोलेंगे। तो ये जो है डीएनए का स्टैंड हो जाएगा कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर्स में। अब हम बात करते हैं, ये डबल हेलिक्स मॉडल है डीएनए का, और ये कौन सा डीएनए है, बी डीएनए। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे लेंथ ऑफ डीएनए की। डीएनए के लेंथ की बात करें तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डीएनए का जो लेंथ है वो अलग अलग होता है। जैसे लेंथ की बात करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले हम एक ऑर्गेनिज्म देखेंगे जिसमें क्या है 5X174। ये क्या है, बैक्टीरियोफेज वायरस है। ये क्या है, बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज 5X174 बैक्टीरियोफेज है। अगर इसमें हम डीएनए के लेंथ की बात करें तो इसमें लगभग जो है, लगभग नहीं टोटल यहाँ पे 53-86 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं जो सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये किस में आपने देख लिया 5X174 बैक्टीरियोफेज में। फिर हम बात करते हैं इसमें किसके बारे में, तो अगला हम बात करते हैं बैक्टीरियोफेज लैम्डा में। किसमें, लैम्डा वायरस या लैम्डा फेज या बैक्टीरियोफेज लैम्डा। तो बैक्टीरियोफेज लैम्डा, बैक्टीरियोफेज लैम्डा की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितने न्यूक्लियोटाइड्स, यहाँ पे 48,502 यहाँ पे क्या होंगे, बेस पेयर होंगे।
48502 बेस पेयर का बना हुआ क्या होता है, डीएनए होता है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे क्या, बैक्टीरियोफेज के बाद क्या आ जाएगा, एस्चेरिचिया कोलाई में देखेंगे, ई कोलाई की बात करेंगे यहाँ पे, तो एस्चेरिचिया कोलाई में कितना डीएनए का लेंथ हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर, इतना लेंथ हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें ह्यूमन के हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए की बात करते हैं, यानी हैप्लॉइड कंटेंट, हैप्लॉइड मतलब आधा हो जाएगा यहाँ पे, हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए का जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पे क्या 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। तो इस तरह से ये क्या हो जाता है, डीएनए का लेंथ हो जाता है। इस वीडियो में हमने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल और डीएनए के लेंथ को क्लियर किया। अगले वीडियो में हम फिर से पढ़ेंगे डीएनए को, हम एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में डिस्कवर करेंगे, जिसमें ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल है, हर्शे चेज का एक्सपेरिमेंट है। तो इन सारी चीज़ों को एक एक करके हम पढ़ेंगे।